हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जिस डिजीज़ का नाम है अस्थमा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अस्थमा इज ए कॉमन लंग डिसऑर्डर इन विच ब्रोंकाई इज स्वेल। जो अस्थमा है एक टाइप का लंग डिसऑर्डर है, या फिर हम कह सकते हैं अस्थमा एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो एयरवे होती है, जो ब्रोंकाई होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। या हम कह सकते हैं ये जो एयरवे है या जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाता है, लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड ऑक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। जिसकी वजह से जब ब्रोंकाई या फिर जो एयरवे है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और म्यूकस का जो ऑक्यूमुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है और उस एयरवे में म्यूकस का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से उस पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के मेनली 6 टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ अस्थमा। फर्स्ट है एलर्जिक अस्थमा, सेकेंड नॉन एलर्जिक अस्थमा, थर्ड वन है एस्पिरिन एक्सग्रेवेटेड रिस्पिरेटरी डिजीज अस्थमा, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल अस्थमा, नेक्स्ट कफ वेरिएंट अस्थमा एंड लास्ट वन है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। अब यहाँ पे हम एलर्जिक अस्थमा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ अस्थमा अटैक ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन और एनी एलर्जेन सच एज पॉलन फूड सब्सटेंस। जो एलर्जिक अस्थमा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी एलर्जी की वजह से ये अस्थमा अकर होता है। दिस टाइप ऑफ अस्थमा अटैक अकर टू एलर्जिक रिएक्शन। इस टाइप का जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अकर होता है। कोई भी एलर्जेन सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि धूल, मिट्टी या कोई भी फूड सब्सटेंस जैसे कि कैसेन मिल्क। इससे क्या होता है, कुछ पोर्शन को एलर्जी होता है, तो इससे जो अस्थमा होता है उसको हम कहते हैं एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी कि नॉन एलर्जिक अस्थमा का मतलब क्या होता है? सम पीपल मे हैव आल्सो अस्थमा नॉन ट्रिगर्ड बाय एलर्जी, यूजुअली अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉजेज अस्थमा अटैक। मतलब क्या है, कुछ पर्सन को बिना जैसे धूल, मिट्टी, कण इससे एलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अस्थमा हो जाता है। क्यों अस्थमा हो जाता है? क्योंकि उसका जो अपर रिस्पिरेटरी जो वर्क है या जो एरिया है उसमें इन्फेक्शन हो जा रहा है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या है? जैसे कि उसके नोज में इन्फेक्शन हो गया, उसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से जो अस्थमा का अटैक आ रहा है उसको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड होने की वजह से उसको हो सकता है, राइनाइटिस की वजह से हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस या लैरिंजाइटिस की वजह से उसको हो सकता है। मतलब इसमें इन्फेक्शन लग रहा है, उसको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एस्पिरिन एक्सग्रेवेटेड अस्थमा, यानी कि उस पर्सन को एस्पिरिन जब भी वो ले रहा है तो उसकी वजह से उसको अस्थमा का अटैक आ रहा है। दिस टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एस्पिरिन पेशेंट मे हैव नेजल पॉलिप्स, प्रोट्रूजन ऑफ नेजल टिश्यू, राइनाइटिस, स्नीजिंग एंड राइनोरिया एंड ए हिस्ट्री ऑफ एस्पिरिन सेंसिटिविटी। यानी कि वो पर्सन जो एस्पिरिन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है, तो उसको एस्पिरिन लेने की वजह से उसको क्या हो रहा है? अस्थमा हो रहा है। जैसे कि उसको नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, राइनोरिया हो सकता है। मतलब एस्पिरिन लेने की वजह से ये इन कंडीशनों से सफ़र कर रहा है। और उसको क्या होता है लास्ट में कि विच लीड्स टू वीजिंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और जब भी वो ब्रीथिंग कर रहा है, विजिंग साउंड सुनाई दे रहा है और सांस लेने में उसको कठिनाई हो रही है, तो ऐसे अस्थमा को हम कहते हैं एस्पिरिन एक्सग्रेवेटेड अस्थमा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल यानी कि वो कहाँ पे वर्क, किस टाइप के एरिया में वर्क कर रहा है, और जो भी वर्क कर रहा है वहाँ पे कैसे अस्थमा का अटैक हो रहा है। जैसे कि इट अकर्स व्हेन समथिंग ऑफ ए जॉब सेटअप, यानी कि एंड प्रोड्यूस अस्थमा। ऐसे पर्सन पे ऐसे जगह पे वो उसका जॉब है जिसकी वजह से उसको अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ यूजुअली फ्रॉम स्मोक और क्लोरीन ऑन एंड इन ऑक्यूपेशनल
विच केमिकल लाइक पेंट, लैब एनिमल etc में आल्सो इंड्यूस अस्थमा अटैक। जैसे कि कोई पर्सन है वो स्मोक एरिया की वजह की एरिया पे वो अपना वर्क कर रहा है या ऑक्यूपेशन कर रहा है, या फिर ऐसे कोई लैब में वर्क कर रहा है जैसे कि जहाँ पेंट का काम हो या फिर एनिमल वाला लैब हो, तो ये सब क्या कर रहा है, उसको ये सब जगह उसको सूट नहीं कर रहा है और उसको अस्थमा का अटैक आ रहा है। तो इस टाइप को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि वो अस्थमा जो एक्सरसाइज की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। व्हेन द एयरवेज आर नैरो और स्क्वीज ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल एक्टिविटी, जब कोई पर्सन ओवर एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसका जो एयरवे होता है वो स्क्वीज यानी कि सिकुड़ जाता है, या फिर उसका एयरवे जो होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, वीजिंग होता है या कफिंग होता है। इस टाइप के अस्थमा को हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ अस्थमा दैट इज characterized by dry coughing. It can occur while awake or sleep and affect both adult and children. जो कफ वेरिएंट अस्थमा होता है ये ड्राई कफिंग इसमें होती है, और ये कब अकर होता है, जब कोई पर्सन सोने जाता है या फिर सोकर जगता है, उस टाइम ये अस्थमा का अटैक होता है। इस टाइप का जो अस्थमा होता है वो एडल्ट को भी हो सकता है या फिर चिल्ड्रन को भी अटैक कर सकता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से अस्थमा पर्सन को हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, चेंजेस इन टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड एयर। जब जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेज होते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा अटैक हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन कोल्ड एयर में रह रहा है उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन ह्यूमिडिटी दैट इज ड्राई एयर, या फिर अगर वो ऐसे जगह पे रह रहा है जैसे कि ड्राई एयर या फिर वहाँ की नमी चेंज हो रही है, उस वातावरण का जो कंडीशन है वो कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, उसकी वजह से भी उस पर्सन को अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूएंट्स, जैसे कि वो पर्सन जहाँ पे सिगरेट कोई पी रहा है वहाँ पे उसके धुंध की वजह से, स्मोक एरिया, या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्री में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहे हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के धुंध लग रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैस का उसको स्मेल आ रहा है, तो इसकी वजह से जो भी अटैक हो रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूएंट्स, या फिर इस टाइप के अटैक भी अस्थमा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलर्जेन इनहेलेशन। कोई एलर्जिक चीज़ को इनहेल कर ले रहा है, जैसे कि इट इंक्लूड डस्ट, डर्ट, पॉलन, केमिकल एंड फ्यूम्स। मतलब कोई पर्सन डस्ट या डर्ट या पॉलन या कोई केमिकल या फ्यूम्स को इनहेल कर रहा है, उसके वजह से उसको बार बार स्नीजिंग आ रही है, तो इस टाइप के तो ये भी क्या कर सकता है, अस्थमा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन भी क्या है, अस्थमा के कारण बन सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्या है, पुअर लाइफ स्टाइल, जैसे कि उसके खाने का तरीका गलत है या फिर हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है, या वो पर्सन अल्कोहल और स्मोकिंग ले रहा है, उसको भी अस्थमा हो सकता है। या फिर स्ट्रॉन्ग ऑडर्स एंड परफ्यूम्स, बहुत ज़्यादा गंदे स्मेल कहीं से आ रहे हैं या बहुत परफ्यूम लगा कर घूम रहा है, इसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी। कुछ पर्सन को फूड की एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है, फूड के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है इसके वजह से, और एक्सरसाइज की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। अब तक हमने कॉजेस के बारे में डिस्कस किया, अब हम रिस्क फैक्टर मतलब उसके अलावा और क्या क्या संभावित कारक हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन को उसकी फैमिली मेम्बर में किसी को अस्थमा है तो उसकी वजह से जेनेटिक हो सकता है, ये अस्थमा कॉज कर सकता है आने वाली पीढ़ी में। नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है और उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन रह रहा है तो उसको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या फिर अर्बन लिविंग एरिया में कोई पर्सन रह रहा है, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो हाइजीनिक प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर हिस्ट्री ऑफ एलर्जन का कोई हिस्ट्री है उसकी वजह से हो सकता है। या फिर रेगुलर यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स,
वो ओवर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स रेगुलर यूज कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अस्थमा में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा जब भी वो सांस लेगा, कफिंग होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होगा, हाइपोक्सेमिया होगा, रोंकाई होगा, म्यूकस का जो फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा। अटैक ऑफ अस्थमा में भी फ्यू जो अस्थमा का अटैक है वो कुछ मिनट के लिए हो सकता है या फिर कुछ हावर्स के लिए हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि कैसे हम अस्थमा के बारे में हम पता लगा सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। उसमें पर्सन की पूरी जो इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी भी एलर्जेंट हिस्ट्री क्या है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, या उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली उसका क्या करेंगे, नोज, थ्रोट या जो उसके अपर एयरवे है उसका स्कल्टेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, या फिर उसका स्किन का एग्जामिनेशन करते हैं, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्पायरोमेट्री के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रीथिंग टेस्ट। स्पायरोमेट्री क्या है, एक टाइप का ब्रीथिंग टेस्ट है इन विच द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, जो कि हम इसमें स्पायरोमीटर एक डिवाइस है, उसकी हेल्प से हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। द डॉक्टर्स इन हाउ वेल द पेशेंट लंग्स एंड एयरवे आर वर्किंग। इसमें जो डॉक्टर होता है ये देखता है कि उस पेशेंट का जो एयरवे है या फिर जो लंग्स है वो कितना वर्क कर रहा है। स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्पायरोमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स। इस स्पायरोमीटर की वजह से हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट है वो लंग्स के थ्रू कितना एयर को इनहेल कर रहा है और कितना एयर को एक्सेल कर रहा है, यानी कि उसका लंग्स कितना फंक्शन कर रहा है। इस चीज़ को हम स्पायरोमीटर की सहायता से देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एज फॉर एज द पेशेंट। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट कितना ब्रीथ कर रहा है। कैन थ्रू ए माउथ पीस अटैच टू द मशीन। जो स्पायरोमीटर है एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है जिसको कि हम माउथ से अटैच कर देते हैं, और कितना वो एयर को इनहेल कर रहा है और कितना एयर को एक्सेल कर रहा है, इस चीज़ को हम सीन करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जिक या फिर स्किन प्रिक टेस्ट के बारे में। इससे भी हम क्या करते हैं, अस्थमा का पता लगाते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उस पर्सन को कौन सा या किस चीज़ से एलर्जी है, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्या है, एक ए स्मॉल सैंपल ऑफ एलर्जेंट इज प्रिक्ड। इसमें हम एक जो भी उस पर्सन को क्या चीज़ से एलर्जी है अगर ये पता चल जाता है तो उसका एक स्मॉल सैंपल लेते हैं, उस एलर्जेंट चीज़ का स्मॉल सैंपल लेते हैं, प्रिक्ड जेंटली अंडर द स्किन, और उस एलर्जेंट को हम उस पर्सन के स्किन के अंदर प्रिक्ड करते हैं। इफ़ द पर्सन आर एलर्जिक टू द गिवन एलर्जेंट ए स्मॉल ब्लिस्टर विद इन 15 मिनट। अगर उस पर्सन को उस चीज़ से एलर्जी है तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसके स्किन पर एक छोटा सा ब्लिस्टर बन जाता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को क्या चीज़ से एलर्जी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट भी करते हैं। इट इंक्लूड, इसमें कि हम उसका HB लेवल चेक करेंगे, ABG एनालिसिस करेंगे। ABG एनालिसिस क्यों करते हैं, हाइपोक्सेमिया के कंडीशन या फिर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं जो लंग्स का एनाटॉमिकल पोजीशन होता है उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। बाकी जितने भी जांच होती है, जो भी डायग्नोस्टिक है, उसका डिटेल नोट्स हमने अपने पहले वीडियो में दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन मतलब कि जो भी अगर कोई पर्सन को अस्थमा हो जाता है तो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी फेल्योर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और एटलेक्टेसिस हो सकता है। एटलेक्टेसिस में क्या होता है कि उसका जो लंग्स होता है वो कम्प्लीटली या पार्शली रूप से कोलैप्स हो जाता है।
नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट यानी मेडिसिन के थ्रू हम कैसे अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट जिसमें है ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर, इससे क्या पता चल रहा है कि ब्रोंकाई जो नैरो हो जाती है उसको डायलेट करने के लिए हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। द कॉजेस वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग स्मूथ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स। ब्रोंकोडायलेटर जब हम देते हैं तो क्या होता है, जो भी एयरवे है या फिर जो उस पोर्शन का जो ब्रोंकाई है वो नैरो जो रहता है वो वाइडनिंग हो जाता है। स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और उस पर्सन का जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे क्या क्या हम दे सकते हैं, सल्बूटामॉल दे सकते हैं, एल्ब्यूटेरॉल दे सकते हैं या फिर फॉर्मेट्रॉल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्जेथिन डेरिवेटिव्स के बारे में। इसमें ये क्या होता है, दे हैव ए डायूरेटिक इफेक्ट, ये एक टाइप का डायूरेटिव इफेक्ट दिखाता है और जो भी ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं या जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं लंग्स के, उनको रिलैक्स कर देता है। जैसे कि इसमें कौन कौन सा ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड डेरिफाइलिन, ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। द एक्शन ऑफ ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। इस ड्रग्स का एक्शन क्या होता है, जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है और जो भी एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन होता है उनको ये डिक्रीज करता है, क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से जो भी ब्रोंकाई होती है या जो एयरवे होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस पर्सन को क्या होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होता है ये क्या करता है, म्यूकस के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पर्सन में का जो एयरवे होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा और उस पर्सन का जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो इम्प्रूव होता है। अब इसमें हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि इप्राट्रोपियम या फिर एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स के बारे में। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो सकता है, प्रेडनिसोलोन हो सकता है या फिर बीटा मिथासोन हो सकता है। ये एलर्जिक कंडीशन को ठीक करता है। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसमें क्या होता है, दे स्टॉप द एक्टिविटीज़ ऑफ मास्ट सेल, ये मास्ट सेल की एक्टिविटीज़ को स्टॉप करता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, क्रोमोलिन, सोडियम। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अब हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एसेस द क्लिनिकल साइन ऑफ द एयरवे डिस्ट्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के क्लिनिकल साइन जैसे एयरवे जो डिस्ट्रेस हो रहा है उस कंडीशन को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है टेक द होल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जो भी होल हिस्ट्री जैसे फैमिली हिस्ट्री हुई, इकोनॉमिक हिस्ट्री हुई और जो भी उसकी पर्सनल हिस्ट्री हुई उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग प्लेस ऑफ द पेशेंट, ये भी हम कलेक्ट करते हैं कि वो पर्सन कहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर किस टाइप का वो वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी हो सकता है, जैसे कि वो अगर स्मोक वाले एरिया पे वर्क कर रहा है तो हम वहाँ पे वर्क करने के लिए अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड पुअर लाइफ स्टाइल सच एज स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, etc। उस पर्सन को हम क्या एडवाइस करते हैं कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है या उसका कोई भी पुअर लाइफ स्टाइल है, जैसे कि स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो इस चीज़ को न लेने से मना करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवाइस द पेशेंट टू नो अबाउट आवर ट्रिगर्स। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ के बारे में वो जाने। नेक्स्ट है एजुकेट द पेशेंट अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट। पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड के बारे में ताकि अस्थमा को ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है इनकरेज द पेशेंट टेक लिक्विड विच हेल्प थिनिंग ऑफ द सिक्रीशन। पेशेंट को हम लिक्विड डाइट के बारे में हम इनकरेज करते हैं लेने के लिए, ताकि उसका जो म्यूकस का जो सिक्रीशन थिक हो रहा है वो थिन हो जाए और ईजिली रूप से नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है एडवाइज हिम टू यूज़ मास्क व्हेन ही इज़ पॉल्वेंट एरिया। उसको हम एडवाइस करेंगे कि जब भी वो पॉल्यूटेड एरिया में जा रहा है तो वो मास्क का यूज करे ताकि उसको धूल मिट्टी कण से एलर्जी ना हो।
नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अगर पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन जैसे कि फॉलोअर पोजीशन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेस द कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन फॉर डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस। जो भी म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है उसके कलर को हम एसेस करते हैं ताकि हम साइनोसिस को डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड एक्सट्रीमिक कोल्ड वेदर। पेशेंट को हम एडवाइस देते हैं कि वो जो भी कोल्ड वेदर है वहाँ पे वो न जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी उसको अस्थमा का अटैक आ सकता है।